ऑलराइट एवरीवन, सो लेट्स बिगिन। सो ये वाली वीडियो जो है ये मेरी सूडो कोड की प्लेलिस्ट का पहला पार्ट है, राइट। और इस प्लेलिस्ट के अंदर जो कि है मैं आपको सूडो कोड की सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, राइट। एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो फ्रॉम इट्स सिंटैक्स एंड हाउ यू शुड अटेम्प्ट देम, एंड उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो आप अपनी बेहतर कैसे कर सकते हैं, राइट। सो इस वाली वीडियो के अंदर जो कि है मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा, राइट। आई विल टेल यू अबाउट सम सिंटैक्स स्टफ, और इसके अलावा आपको ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा कुछ, एंड वी विल एंड दैट विद सम इफ एल्स स्टेटमेंट्स एंड केस स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस, राइट। और वो जो कि है बेसिकली मैं खुद अटैम्प्ट करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि आप लोग उसको खुद से कैसे अटैम्प्ट करना है, राइट। व्हाट शुड बी द थॉट प्रोसेस बिहाइंड अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चंस, ऑलराइट। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले you should understand what variables are, alright। So variables basically act like containers, alright। So let's just suppose that we have a container or a box, right, and I want to store something, for example the number 2 inside of it, right, and I will give this box a name, for example num, right, which is short for number. So whenever I want to use the number 2 in the program, I can simply write down num instead of 2, right. So this is basically very useful in scenarios where we have very long integers, right, or we have very long strings, where we have very long names such as this one right here, alright. And this is just extremely useful, right. And we can also change variables, right. So if we have 2 over here in the program, later on I can change this to 3 as well, alright. So this is actually pretty interesting, and you will be using this throughout your course a lot, alright. So इससे आगे जो कि हम इसकी डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, alright। तो यहाँ पर उसकी 5 बेसिक डेटा टाइप्स बताई गई हैं, right। We have the integer data type which is basically just a whole number, alright। तो यहाँ पर मैं एक basically एक वेरिएबल डिफाइन करने लगा हूँ, right, but you don't need to remember this is just for an example, right. We will cover this later on. So let's just say that we have a number which is just the variable, right, which is the name of the variable, and inside this number I want to store the number 2, right. So if I want to just store whole numbers, I will use the integer data type. अगर हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट या उसका डेसिमल स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रियल, राइट। तो ये जो रियल होता है बेसिकली इसके अंदर मैं 2.1 स्टोर कर सकता हूँ, राइट। अगर इस नम की डेटा टाइप होती रियल, ठीक है, तो फिर मैं इसके अंदर 2.1 स्टोर कर सकता था। अब इसके अलावा हमारे पास 3 और है। सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टर, राइट। सो कैरेक्टर जो कि है बेसिकली जैसे इधर लिखा हुआ है सिर्फ सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है, राइट। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो हमें एग्जांपल दी हुई है वो एक सिंगल कैरेक्टर है जो कि सिंगल कोड से डिलिमिट। तो कैरेक्टर की अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है ग्रेड, ठीक है, और इसको मैं एक वैल्यू असाइन करूँगा जो कि आप लोगों का भी आ सकता है अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लें और इंस्टा रील स्क्रॉल ना करें, जो कि है ए, राइट। सो दिस बेसिकली मीन्स दैट व्हेनेवर आई यूज़ ग्रेड इन अ प्रोग्राम, वो सीधी सीधी मुझे सिर्फ एक कैरेक्टर उसकी जगह पे यूज़ करके दिखाएगा, राइट। सो व्हेनेवर यू यूज़ अ वेरिएबल, right, it will actually be using whatever is stored inside of the variable, right। उसका वेरिएबल का जो नाम है that is irrelevant, ठीक है। So obviously over here you can see that we have multiple characters, right, we have x, c, @ all these types of things, right। So ये भी काफ़ी सिनेरियोज में यूज़फुल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ बच्चों के ग्रेड स्टोर करने हैं, राइट। सो उसके लिए ऑब्वियसली कैरेक्टर वाली जो डेटा टाइप है वो बहुत काम आ सकती है, ठीक है, क्योंकि ए बी सी उसके अलावा कोई ग्रेड्स है नहीं। एनीवेज, इसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप, सही। तो ये जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है हमारे पास, दिस इज़ बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। तो ग्रेड के अंदर क्योंकि हम सिर्फ सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं तो हमें एक और डेटा टाइप चाहिए जिसके अंदर मल्टीपल स्टोर कर सकते हैं और वो है स्ट्रिंग डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक नेम वेरिएबल है और उसके अंदर मैंने एक नाम स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल नोट एकेडमी, राइट। तो जब भी मैं अपने प्रोग्राम के अंदर ये यूज़ करूँगा तो रादर देन वो इस चीज़ को यूज़ करे, राइट, जो भी नेम के अंदर स्टोर्ड होगा वो उसको यूज़ करेगा, विच इज इन आवर केस इज नोट एकेडमी, राइट। और एट द एंड वी हैव बूलियन, right, and the boolean is basically just a data type that has
2 वैल्यूज़ ओनली, ठीक है। आप बूलियन के अंदर सिर्फ 2 वैल्यू स्टोर कर सकते हो, विच इज़ ट्रू एंड फॉल्स, राइट। तो यूजुअली ये फ्लैग एक होता है केस, उसके अंदर हम यूज़ करते हैं, राइट। इट कैन आइदर हैव ट्रू or it can have false, right? This is actually a very useful data type as well. Alright, so let's move on. Variable declarations. So हम variables को declare कैसे करते हैं, right? अब हम उसके थोड़े से syntax पे आते हैं। सबसे पहले you can see over here कि हमें उसका format जो है और syntax है वो हमें दिया हुआ है, right? So we have to choose an identifier which is just the name, और उसके बाद हमने उसकी data type करनी है which is separated by a colon. So इस कोर्स के अंदर आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप कोई कीवर्ड लिखेंगे तो उसको आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है। लाइक ओवर हियर यू कैन सी कि डिक्लेयर जो कि है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, राइट। सो जब मैं भी अपना सूडो कोड बेशक पेपर पे लिख रहा हूँ, जहाँ मर्जी लिख रहा हूँ, उसको मैं हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखूँगा, राइट। सो आई एम जस्ट गोना राइट डिक्लेयर एंड नाउ आई एम गोना गिव इट अ नेम। फॉर एग्जांपल हम अपनी सिनेरियो में बस नेम ले लेते हैं, right, and now I will give it a data type which is going to be string, right, because हमने multiple character store करने हैं इसलिए हम उसके लिए string यूज़ करेंगे। Now if I want to store a value inside name, उसके लिए मैं क्या करूँगा? सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखूँगा, उसके आगे मैं एक एरो लिखूँगा जो कि नेम की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, राइट, which is towards the name of the variable. Then I will write down the value that I want to store, right. For example मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ Note Academy, राइट। सो ये वैल्यू जो कि है अब इसके अंदर स्टोर हो गई है। नाउ व्हाट इफ यू वांट टू चेंज वट एवर स्टोर्ड इनसाइड दिस वेरिएबल, ये भी आपने सेम तरीके से करना है, राइट। यू जस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ द वेरिएबल, देन यू राइट डाउन वट एवर यू वांट टू स्टोर। फॉर एग्जांपल अब मैं सिर्फ नोट चाहता हूँ, राइट। तो अब जो कि है इस वेरिएबल के अंदर सिर्फ नोट होगा। नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर इज दिस, अगर हमने इसको आगे कहीं प्रोग्राम में यूज़ करना, राइट, आपका प्रोग्राम जो होता है हमेशा ऊपर से नीचे चल रहा होता है। तो क्योंकि पहले मेरे पास नोट एकेडमी था और अब मेरे पास नोट है, राइट, तो अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता हूँ अब कौन सा यूज़ होगा। हाउएवर यू हैव टू रिमेंबर दिस इज़ वेरी सिंपल कि जो भी आपका लेटेस्ट अपडेट होगी, राइट, जो भी आपने लेटेस्ट नाम रखा होगा वेरिएबल का हमेशा वो यूज़ होगा। सो हमारे केस में अगर मैं कहीं पे भी नेम यूज़ करूँगा तो उसके अंदर सिर्फ नोट आएगा, नोट एकेडमी नहीं आएगा, राइट। और यहाँ पे मैंने कुछ और भी चीज़ें लिखी हैं वो भी आप याद रख लें। जब भी आपने कोई नाम लिखना है वेरिएबल का, राइट, तो उसके अंदर आपने नंबर्स, सिंबल्स और कीवर्ड्स यूज़ करने, राइट। सो एक कीवर्ड जो कि है वो ये है डिक्लेयर का कीवर्ड, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके अलावा अभी हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स करेंगे, राइट। सो इफ़ हो गया, एल्स हो गया, एंड इफ हो गया, ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली कीवर्ड्स। सो बेसिकली होता ही है कि जो भी आपका प्रोग्राम होता है और जो भी आपकी लैंग्वेज होती है, राइट, फॉर एग्जांपल पाइथन होगी, C++ होगी, राइट, उसके अंदर हमेशा कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, हमेशा कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब होता ही है कि जब वो कंपाइल कर रहा होता है और वो एक स्पेसिफिक वर्ड को इनकाउंटर करता है तो उसके पास एक स्पेसिफिक उसके लिए कमांड होती है, लेकिन अगर आपने उसको एज ए नाम के तौर पे रख दिया तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई यहाँ पे ये नाम है, ये कीवर्ड है, क्या है, और आपका प्रोग्राम प्रॉब्ली काम सही से नहीं करेगा या फिर बिल्कुल एरर दे देगा वो। सो जस्ट रिमेंबर कि आपने इस तरह की गलती कोई नहीं करनी है, राइट। डोंट यूज़ एनी कीवर्ड्स। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन। कॉन्स्टेंट्स भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऑलराइट। सो कॉन्स्टेंट्स बेसिकली होते हैं कि ये भी वेरिएबल्स ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो आप वैल्यू स्टोर करते हो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। सो ऊपर जो कि मैंने आपको दिखाया था कि ये जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं इनका हम नाम चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर जो वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट है आपके पास, राइट, इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कांस्टेंट डिक्लेयर करता हूँ जो कि है पाई, राइट, पाई की वैल्यू जो मर्जी हो जाए कभी चेंज नहीं हो सकती, 3.142। तो जब एक दफ़ा ये डिक्लेयर कर दिया मैंने, राइट, इसमें आप एक चीज़ और भी नोटिस कर रहे हैं कि इसके अंदर हम कोई भी डेटा टाइप नहीं डिक्लेयर कर रहे, बिकॉज शुरू में सारा कुछ हमने पहले से फिगर आउट कर लिया और डेटा टाइप हमें बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमें डेटा टाइप आगे यूज़ करनी नहीं है, एक दफ़ा डिक्लेयर कर दी बस काम ख़त्म हो गया, राइट। सो यहाँ पर हम डेटा टाइप नहीं यूज़ करेंगे और साथ में जो भी हमने वैल्यू स्टोर कर दी वो भी कभी चेंज नहीं होगी। सो ये बेसिकली एक तरीका है जिससे आप लोग थोड़ा अपना कोड एफिशिएंट बना सकते हैं। यू शुड रिमेंबर कि मतलब ये रेयरली यूज़ होता है क्योंकि आप वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंट्स, लेकिन आपका कोड थोड़ा सा बेहतर लगता है, थोड़ा एफिशिएंट होता है, मे बी एग्जामिनर के ऊपर थोड़ा सा बेहतर इंप्रेशन आ जाए।
and it's just these little things that have a huge effect as well, right? So अगर एग्जामिनर ने आपको एक मार्क ऊपर नीचे देना हो तो he'll start to tilt towards giving you one extra because you used these types of things, right? Anyways, आगे चलते हैं. So now we have the arithmetic operations. So there are 5 basic arithmetic operators. Over here you can see that we have one for addition, subtraction, multiplication, division and raised to the power of. Alright. So अगर मैंने for example 2 raised to the power 3 लिखना हो, मैं एक num डिफाइन करना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं वैल्यू देना चाहता हूँ 2 raised to the power 3, तो मैं लिखूँगा 2, उसके बाद raised to the power का सिंबल और उसके बाद मैं 3 लिख दूँगा. So now you can see that we have a number which will be assigned the value 2 raised to the power 3 which is going to be 8. So एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जैसे थोड़े कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे है, राइट, स्कोर मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय मैक्सिमम मार्क्स, ये जो कि है बेसिकली आपने याद रखना है कि हमेशा बिड मैथ्स वाला रूल फॉलो करेगा, राइट. सो बॉड मैथ्स और बिड मैथ्स वट एवर यू प्रेफर is what this will follow, right? So BOD maths होता है brackets, orders और indices, division, multiplication, addition and subtraction. So हमारे केस के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले वो division करेगा, right? Because this is what comes before multiplication, और उसके बाद जब इसका final answer आ जाएगा फिर वो इसको इससे multiply करेगा. So ये भी आपने चीज़ याद रखनी है. So let's move on. So there are 2 basic functions जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, right? The first one is the div function and the second one is the mod function. So इसकी example जो कि है उसने यहाँ पे हमें पहले से दी हुई है, div और mod. For example अगर मैं यहाँ पर 10 को 3 से divide करता हूँ, right? अब इस division की जो कि है ना हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है उसका quotient और एक होता है उसका remainder. तो जब मैं इसको divide करूँगा तो मेरे पास quotient जो है वो 3 आएगा, लेकिन उसका जो रिमाइंडर होगा मेरे पास वो आएगा 1, ठीक है. सो हो सकता है आपको कभी कोई ऐसा प्रोग्राम आ जाए जिसके अंदर आपको ये चीज़ें चाहिए हो. सो उसके लिए आपने याद रखना है कि हमेशा div और mod के 2 फंक्शंस होते हैं जहाँ पर आपका जो न्यूमरेटर होता है वो पहले आता है और जो डिनोमिनेटर होता है जिसे आप डिवाइड कर रहे होते हो वो बाद में आता है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लॉजिकल एंड बूलियन ऑपरेटर्स. सो हमारे पास यहाँ पर 6 डिफरेंट किस्म के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं. सो मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्रेशन देता हूँ एंड लेट्स से दैट वी हैव अ वेरिएबल, राइट, और उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी है 18 की. अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ क्या एज जो कि है वो इक्वल है 18 के कि नहीं, ठीक है. अब ये एक बेसिक जो आपके पास प्रिंसिपल है, राइट, इसके अंदर क्या होता है कि ये वाली जो हमारे पास क्योंकि 18 है इसके अंदर, राइट, तो 18 के बराबर होगा, तो इस एक्सप्रेशन की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी ट्रू, सही है. लेकिन अगर मैं इसका ऑपरेटर जो है वो चेंज कर देता हूँ और उसकी जगह मैं लिख देता हूँ लेस दैन 18 इज़ नॉट लेस दैन 18, एम आई राइट. सो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास फॉल्स. अगर मैं ऑपरेटर दोबारा चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं नॉट इक्वल कर देता हूँ, so 18 not equal to 18, obviously this is false because 18 is equal to 18. now we can also see here कि अगर मैं less than equal to कर दूंगा ना फिर obviously ये situation जो कि है उल्टी हो जाएगी और ये true हो जाएगा expression, right. this is because even though age less than 18 है वो equal to है 18 के. so this is basically how logical operators work और ये बहुत ज़्यादा आपके काम आते हैं. so you can see over here as well कि उन्होंने लिखा हुआ है कि the result of these operations is always of data type boolean. so also ये जो सारा document है ये actually Cambridge का syllabus है. so if you guys want to look that up you can do that on Cambridge's website as well. इसके बाद आते हैं boolean operators, alright. so boolean operators जो है ना इस तरह explain करने थोड़े से difficult है. so I'm not going to do that right now. मैं उसको probably आगे जाके अलहदा से explain करूँगा when we are doing questions. Alright, so just remember that there are 3 different types of boolean operators, and, or, and not. So let's move on. So if else statements. So if else statements are basically just a comparison of 2 or maybe multiple different things, and then according to the output of the comparison you execute some statements
और एग्जीक्यूट सम कोड। राइट, सो यहाँ पर जो मैंने एक एग्जांपल दी हुई है उसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, सो हमारे पास दो यहाँ पे वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, चैलेंजर स्कोर और हाईएस्ट स्कोर। तो ये जो कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सो आई एम जस्ट गोना राइट CS बिकॉज यू नो आई एम अ बिट लेजी। CS में लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 110। राइट, और हाई स्कोर जो है वो मैं लिख देता हूँ 100। राइट, सो हाई स्कोर की वैल्यू 100 है और CS की वैल्यू 110। अब हमारे पास कंपैरिजन क्या परफॉर्म हो रहा है, क्या चैलेंजर स्कोर बड़ा है हाईएस्ट स्कोर से कि नहीं। राइट, दिस इज द ग्रेटर देन साइन। राइट, सो इज 110 ग्रेटर देन 100? इज इट? ऑब्वियसली इट इज। राइट, सो जब ये आपके पास कंडीशन ट्रू होगी तो आपने जाना है देन पे और उसके बाद उसके नीचे जो भी आपके पास लाइंस होंगी। राइट, यहाँ पर तो सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। अगर आप चाहते हैं तो आप मल्टीपल लगा सकते हैं। राइट, यू कैन हैव मल्टीपल डिफरेंट लाइंस। और एक्चुअली हम इसके अंदर आगे जाके पढ़ेंगे कि हम इसके अंदर अलहदा से एक इफ स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट वेन एवर दिस कंपेरिजन ओवर हेयर इज ट्रू वी विल ऑलवेज एग्जीक्यूट वट एवर इज बिलो देन। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेसिकली कि चैलेंजर नेम जो है, जो बंदे का नाम होगा, राइट, फॉर एग्जांपल नोट एकेडमी। राइट, सो नोट एकेडमी इज द चैम्पियन एंड द हाईएस्ट स्कोरर। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हम सपोज करते हैं कि चैलेंजर स्कोर जो है वो 90 हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या 90 ग्रेटर देन 100 है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। राइट, सो इफ़ दिस इज़ फॉल्स रादर देन गोइंग टू देन हम लोग जाएंगे सीधा एल्स पे। राइट, सो एल्स होती है वो वाली कंडीशन, वो वाली लाइन होती है जो आपने एग्जीक्यूट करनी होती है जब कोई कंडीशन फॉल्स होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो गई हम लोग ये वाली लाइन जो है इसको हम आउटपुट कर देंगे। राइट, सो प्लेयर 1 नेम इज द न्यू चैम्पियन। सो दिस इज बेसिकली व्हाट हैपेंस। ऑलराइट, सो अनदर थिंग दैट आई वांट टू मेंशन ओवर हियर इज दैट देयर इज अ स्पेसिफिक सिंटैक्स। राइट, सो यू कैन सी हियर के यहाँ पर हमारे पास एक इंडेंटेशन में इफ है और एंड इफ है, उसके बाद एक और इंडेंटेशन है उसके अंदर हमारे पास देन है और एल्स है, और एक और इंडेंटेशन है जिसमें हमारे पास उसकी आगे वाली लाइंस हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर कि जब भी आप ये इफ स्टेटमेंट, देन स्टेटमेंट और उसके बाद उसके नीचे वाली स्टेटमेंट लिखोगे तो इनके दरमियान थोड़ा सा इंडेंटेशन देनी है, so that the examiner or anyone who is reading knows what it is. Alright, अगर आप सारी एक ही लाइन में लिख दोगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी देन स्टेटमेंट का ख़त्म हो रही है, एल्स स्टेटमेंट का ख़त्म हो रही है। इस तरह तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि कौन सी एल्स वाली स्टेटमेंट है, कौन सी देन वाली स्टेटमेंट है। सो ये सब के लिए पढ़ना आसान होता है। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आप कोई भी स्टेटमेंट या लूप यूज़ करो, राइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इफ़ हम यूज़ करें तो उसके एंड पे जो कि है एंड इफ़ आता है। राइट, और अगर हम वाइल लूप फॉर एग्जांपल यूज़ करेंगे आगे जाके तो उसके अंदर आएगा एंड वाइल। राइट, फॉर लूप यूज़ करेंगे अंदर आएगा एंड फॉर। राइट, इस तरह के मतलब डिफरेंट होती हैं चीज़ें। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव टू राइट डाउन इन द एग्जाम एंड नॉट फॉरगेट। नेक्स्ट अप, let's do some actual questions. So we have to write a pseudocode to check if a person can vote. Alright, so हम यहाँ पर एक सिंपल if statement लिखते हैं और उससे हम चेक करते हैं कि भाई बंदे की एज जो है वो 18 से ज़्यादा है कि नहीं। So if age is greater than equal to 18, सो एज जो कि है बेसिकली एक वेरिएबल है जो मैंने डिफ़ाइन किया है, जो कि बेसिकली आपको बता रहा है कि एक बंदे की एज जो है वो क्या है। ठीक है, वो पहले से डिफ़ाइन कर दिया हुआ यूज़ हो रहा है। सो जस्ट फॉर एन एग्जांपल सेक मैं एज की वैल्यू जो कि है रख देता हूँ 17। सही है, अगर एज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो तो आपने क्या करना है, आपने लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक लाइन आउटपुट कर देंगे। ऑल्सो नोट कि मैं यहाँ पर इंडेंटेशन कर रहा हूँ। We will output that this person can vote. So ये वाली लाइन आउटपुट हो जाएगी अगर ये वाली कंडीशन जो है हमारे पास ट्रू हो जाएगी। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू ना हुई तो हम क्या लिखेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू ना हुई तो हम लिख देंगे कि भाई ये बंदा जो है वोट नहीं कर सकता। राइट, सो वी विल जस्ट से दैट दिस पर्सन कैन नॉट वोट।
और इसके बाद एंड पे एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने भूलनी नहीं है, वो है एंड इफ़। सो ये इसका बेसिक हमने सिंटैक्स भी कर लिया, इसकी लॉजिक भी है, वो भी हमें थोड़े बहुत समझ आ गई। सो ये एक बहुत बेसिक सी इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, राइट। सो इसको हम थोड़ा सा एक ड्राई रन भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एज जो है वो 17 है, ठीक है। क्या 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। सो अगर नहीं है तो कौन सी वाली आउटपुट करेगा? ऑब्वियसली वो ये वाली आउटपुट करेगा, राइट, बिकॉज जब ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वो जाता है एल्स पे, सही है। तो कहेगा जी दिस पर्सन कैन नॉट वोट। अगर हम एज की जगह पे 19 कर देंगे तो ऑब्वियसली वो बंदा वोट कर सकता है, तो ये वाली जो लाइन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट। सो होपफुली आपको अभी तक एटलीस्ट उसके सिंटैक्स की और थोड़ी बहुत लॉजिक की समझ आ गई होगी। लेट्स डू समथिंग दैट इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकियर, राइट। इफ एल्स स्टेटमेंट एक ही यूज़ हो रही है इसके अंदर, लेकिन इसकी जो थोड़ी लॉजिक है डिफरेंट है और थोड़ी सी डिफिकल्ट है। एनीवेज, we have to calculate the price after applying a discount. Now what I want you to do is that whenever you're reading a question, आपने हमेशा ये याद रखना है कि उसके क्वेश्चन के अंदर हमेशा एक कंडीशन गिवन होगी, राइट। हो सकता है एक कंडीशन हो सकता है मल्टीपल हो, मल्टीपल वाली हम आगे जाके करेंगे। अभी हम सिर्फ देखते हैं कि एक कंडीशन कहाँ है, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन जो है इसके अंदर सिर्फ एक कंडीशन है। अब उसने कहाँ लिखा हुआ है? उसने लिखा हुआ है भाई इफ़ द प्राइस इज़ अबव $100, राइट। ऑब्वियसली जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल गया कि भाई इफ़ द प्राइस इज़ अबव $100, इफ़ स्टेटमेंट यहाँ इफ़ पहले ही आ गया यहाँ पे, तो हमें पता चलेगा कि भाई ये वो कंडीशन है जो हमने लिखनी है, राइट। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो भाई उसने क्या कहा, आपने अप्लाई करना है 20% डिस्काउंट, अदरवाइज विच इज़ अनदर वर्ड फॉर एल्स, अदरवाइज अप्लाई अ 10% डिस्काउंट, सही है। तो हमें यहाँ से तीन चीज़ें पता चल गई भाई कि हमारे पास कंडीशन क्या है, राइट। हमारे पास कंडीशन है कि जी प्राइस है उसको 100 से ऊपर होना चाहिए, अगर है तो भाई 20% डिस्काउंट देना है, एल्स आपने 10% डिस्काउंट अप्लाई कर देना, ठीक है। सो क्वेश्चन आपने एक दफ़ा पढ़ लिया, समझ लिया उसमें क्या करना है, उसके बाद आपने सीधा सीधा जो आपने सीखा है, जो आपने निकाला है, वो आपने सीधा सीधा वहाँ लिख देना। सो हम कैसे लिखते हैं भाई, इफ़ उसके आगे कंडीशन लिखते हैं, सो प्राइस लिख देंगे हम, ठीक है। मैं कोई भी वेरिएबल ले रहा हूँ, इफ़ दैट प्राइस इज़ ग्रेटर देन 100, तो हम वो वाली चीज़ एग्जीक्यूट करेंगे जो कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो हमें करनी चाहिए, राइट। तो प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी जी? प्राइस की वैल्यू हमने 20% डिस्काउंट के साथ करनी है 0.8। अगर हम कोई भी चीज़ हो उसको हमने 20% डिस्काउंट करना हो तो हम उसको 0.8 कर देंगे, राइट। 0.2 माइनस कर देंगे 1 में से, ठीक है। तो हमारे पास 80% डिस्काउंट वाली एक वैल्यू आ गई। इसके बाद अगर मैंने यहाँ पर एल्स लिख दिया और उसके नीचे मैंने लिख दिया कि भाई प्राइस टाइम्स 0.9, राइट। सो ये सही है कि नहीं? ऑब्वियसली सही होगा क्योंकि मैं बता रहा हूँ, राइट। एनीवेज, ऑब्वियसली सही है क्योंकि हमारे पास अगर हमने 10% डिस्काउंट देना है तो उसके लिए मैं 1 में से 0.1 माइनस कर दूंगा, राइट। तो अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.9 मल्टीप्लाई बाय प्राइस जो भी होगी। सो यहाँ पर आप एक और चीज़ भी नोट कर सकते हैं कि जो वेरिएबल है उसको हम अपने आप में यूज़ भी कर सकते हैं, सही है। जब हम उसको मतलब उसके अंदर जब पहली वैल्यू डाल रहे होंगे यूजुअली वो तब यूज़ नहीं होता, राइट। लेकिन आगे जाके जब मल्टीपल दफ़ा यूज़ होना होता है तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है, और ये आगे जाके हम देखेंगे कि ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस के अंदर आता भी है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर भूल गया हूँ, मैं नहीं भूला, एनीवेज यहाँ पर वो मैं लिख दूँगा जो कि है एंड इफ़, सही है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी हमने कर लिया। Alright, let's move on to the third and the last question which is a little bit tricky, ठीक है। और इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, वो यूज़ होता है, सही। तो अब हम पढ़ते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस क्या है और अगर कंडीशंस ट्रू हो तो हमने एग्जीक्यूट क्या चीज़ करनी है, हमने करना क्या है। सो सबसे पहले हमारे पास है जी कंडीशंस। सो वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट 100 यूनिट्स $0.5 पर यूनिट, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, सही, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो हमने ये चीज़ करनी है। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो हमने ये चीज़ करनी है, राइट। और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, राइट, फॉर द नेक्स्ट 100 यूनिट्स आपने $0.75 पर यूनिट करने हैं। अगर 200 से भी ऊपर हो गए तो आपने $1 पर यूनिट करना है। लेकिन अगर टोटल यूनिट 300 से भी ऊपर हो गए तो आपने 10% सरचार्ज करना है। एनीवेज पाकिस्तान में तो इससे भी ज़्यादा टैक्स होगा। अच्छा जी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जी हमारे पास ये
एक्चुअली 1 2 3 4 कंडीशंस हैं, ठीक है, और उसके बाद हमने उसके अंदर चीज़ें भी 4 करनी हैं। तो अब हम देखते हैं कि जी हम नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूँगा जी इफ़ और पहली कंडीशन, सही, फॉर द फर्स्ट 100 यूनिट्स, ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट 100 यूनिट्स का मतलब है कि 100 यूनिट्स और उससे कम, सही। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यूनिट्स, जो कि पहले से मैंने बनाया हुआ है, डिफ़ाइन किया हुआ है, राइट, और उसमें उसको मैं कंपेयर करूँगा 100 के साथ, ठीक है। तो मैं उसको कैसे कंपेयर करूँगा जी, लेस देन इक्वल टू 100। वाई? दिस इज़ बिकॉज 100th यूनिट भी जो है वो इंक्लूडेड है, राइट। सो उसने कहा फर्स्ट 100 यूनिट्स, सो ऑब्वियसली जब 100th यूनिट भी इंक्लूडेड होगा तो हम इक्वल्स टू भी डालेंगे यहाँ से। सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये एक्चुअली आपका पूरा पूरा मार्क खा जाती हैं, और अगर आप इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बार बार करोगे तो ऑब्वियसली आपकी ग्रेड पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। सो ऑलवेज़ रिमेंबर कि आप जब भी कोई कंडीशन लिख रहे हो तो आप थोड़ा सा उसके बारे में सोचो, राइट, इन अ कॉमन सेंस वे, ठीक है, कि क्या ये चीज़ एक्चुअल में सही है, कोई इसकी सेंस बन रही है या नहीं। इसके बाद मैं लिखूँगा देन, और उसके बाद मैं वो वाली कंडीशन लिख दूँगा जो कि ट्रू हो तो चलनी चाहिए, सही। तो मैं एक लिख देता हूँ टोटल, जो कि मैंने पहले से वेरिएबल बनाया हुआ है, और इसके अंदर मैं अपनी टोटल जो भी हमारे पास होगी बिल, वो मैं कर दूंगा, ठीक है। सो उसने कहा है कि भाई $0.5 पर यूनिट, तो ऑब्वियसली यूनिट्स जितने भी होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल बिल आ गया, अगर यूनिट्स भाई लेस देन इक्वल टू 100 हो गए। अब आगे क्या सीन है, अगर हमारे पास लेस देन 100 ना हुए, मतलब कि अगर वो 200 300 400 हो गए, तो हमने क्या करना है। सो यहाँ पर जो कि है थोड़ा सा काम ट्रिकी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम एक और कंडीशन लगाएंगे, जहाँ पर हम चेक करेंगे कि भाई फॉर द नेक्स्ट 100 यूनिट्स, मतलब कि 200 यूनिट से कम, सही। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा जी इफ़ यूनिट्स लेस देन इक्वल टू 200, सही है। ऑब्वियसली फॉर द नेक्स्ट 100 यूनिट्स का है तो 200th यूनिट भी इंक्लूडेड होगा इसके अंदर। तो अगर ये चीज़ ट्रू हुई, देन आई वॉन्ट यू टू मेक द टोटल एज, अच्छा यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा साइड पे जाके एक्सप्लेन कर देता हूँ एक चीज़। जब हम कहते हैं कि भाई पहले 100 यूनिट्स के लिए आपने 0.5 करना है, अगले 100 के लिए आपने 0.75 करना है, ठीक है। तो मैं एक आर्बिट्रेरी नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 120, ठीक है। तो इसमें होगा ये कि जो 100 होंगे ना, वो आपके 0.5 के हिसाब से होंगे, ठीक है, और जो बाकी होंगे ना, जैसे हमारे केस में 20 हैं, तो वो होंगे 0.75 के साथ हिसाब से, सही है। तो हम यहाँ पे करेंगे ये कि हम यहाँ पे लिखेंगे जी 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, क्योंकि हमें ये तो पता है कि भाई ये 100 से ज़्यादा यूनिट्स तो हैं, सही है। उसके बाद हम ये करेंगे कि भाई हम इसमें प्लस कर देंगे, अगर ब्रैकेट्स डालना चाहते हो डाल दो, वरना ये बेड मैथ के हिसाब से ही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने करना ये है कि भाई इसके अंदर आपने देखना है कि टोटल जो है आपके, टोटल नहीं, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट। सो यूनिट्स माइनस 100 जो है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 0.75 के साथ, सही है। तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसकी थोड़ी सी सेंस बन रही है कि भाई पहले 100 यूनिट्स जो हैं उसकी जो हमारे पे वैल्यूएशन होगी वो 0.5 के हिसाब से होगी, और जो बाकी यूनिट्स होंगे जितने भी होंगे वो 0.75 के हिसाब से होंगे। तो हमने यहाँ पर जो कि ये भी हमने लिमिट सेट कर दी थी कि भाई 200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी हम 200 वाली पे गए नहीं, 200 से ऊपर वालों पे गए नहीं हम, अभी हम सिर्फ 200 वालों पे। तो अब हम आते हैं जी अबव 200 यूनिट्स और 300 यूनिट्स वालों पे, सही है। तो अब हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो गई, भाई 200 वाले पे वो सारा हमने कर लिया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे भाई एक और इफ़ एल्स स्टेटमेंट। एल्स पे आ जाओ जी। एल्स इफ़ यूनिट्स लेस देन इक्वल टू 300, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई हमारे पास एक अबव 200 है, और फिर अगली कंडीशन जो है वो 300 वाली पे है, सही है। तो अगर अबव वो 200 हुई, मतलब कि 200 और 300 के दरमियान में हुई, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे जी देन द टोटल विल बी इक्वल टू 100 टाइम्स 0.5, राइट। फिर हम करेंगे 100 टाइम्स 0.75। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, हम कर देंगे यूनिट्स में से जो भी आपके पास बाकी 100 रह जाएंगे
वो माइनस कर देंगे और उनको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, $1 के साथ। सो अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया 300 के लिए भी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब उसे कहा कि भाई अगर 300 से भी ऊपर हो गए तो हमने सारी कंडीशंस चेक कर ली हैं 0 से लेके 300 तक। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मैं एल्स डालूँगा, सही है, यहाँ पर जो एल्स आएगा इसका मतलब है कि अगर प्रोग्राम यहाँ तक आ गया तो 300 यूनिट से ऊपर ही है। ये मैं बात तो कन्फर्म है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो भाई हमने पहले चेक किया कि 100 से कम है कि नहीं। अगर 100 से कम है तो फिर आप ये वाली एग्जीक्यूट कर दें, प्रोग्राम यहीं ख़त्म हो जाता, एल्स पे जाता ही ना। लेकिन अब हम यहाँ पे अगर चेक करते हैं कि भाई वो लेस देन इक्वल टू 200 है तो वो इधर आ जाता, प्रोग्राम यहाँ ख़त्म हो जाता, इस पे आता, यहाँ पे ख़त्म हो जाता। लेकिन अब इसका ये मतलब है कि अगर प्रोग्राम यहाँ तक आ गया है तो ये सारी कंडीशंस जो हैं वो फॉल्स हैं। अगर ये सारी कंडीशंस फॉल्स है इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ये 300 से ऊपर है। सो अगर ये 300 से ऊपर है तो आपने ऐड कर देना है 10% सरचार्ज। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब हमने कैसे करना है उसको, 10% सरचार्ज का क्या मतलब है भाई, टोटल हमारे पास जो है ना वो सेम ही होगा जो कि लेस देन 300 वाला है। 0.5 हो गया, सॉरी 0.5 प्लस 100 टाइम्स 0.75, और अब यूनिट्स में से बच जो जाएंगे, राइट, 200। यहाँ पर मैंने एक गलती की है, क्योंकि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर 300, एक्चुअली हम यहाँ पे ले लेते हैं 215, एक आर्बिट्रेरी नंबर है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे किया क्या है बेसिकली कि ये जो मेरे पास यूनिट्स है, सही है, मैंने 215 में से 100 माइनस किए तो मेरे पास पीछे कितने रह गए, 115। लेकिन मेरे पास एक्चुअल में कितने रह गए थे, 15, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है कि भाई लेस देन 300 है, आपने पहले 200 है उनकी तो आपने वैल्यूएशन पहले कर ली हुई है, तो आपने बाकी जो करने हैं उसकी करनी थी, राइट। तो इसमें 100 एक्स्ट्रा यूनिट्स आ रहे थे, तो इसलिए आपने ये छोटी छोटी चीज़ें ना ये याद रखनी है कि भाई यूनिट्स जो हैं यहाँ पे रादर देन राइटिंग 100 यहाँ पे मुझे 200 लिखना चाहिए था। अब मैंने 200 कर दिया तो अब ये बात सही हो गई। अब भाई 200 इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 के साथ, और यहाँ पर जितनी भी हमारे पास ऑब्वियसली यूनिट, अगर मैं यहाँ पे 475 भी कर दूंगा, जितने मर्जी हों, राइट, इसमें 200 माइनस हो जाएंगे, 275 रह जाएंगे, सही है। तो उसने यहाँ ऊपर लिख दिया हुआ कि भाई अबव 200 जितने भी हैं ना वो सारे $1 पर यूनिट होंगे, तो हमें उसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होता है। अब हमने इसके बाद 10% सरचार्ज कैसे ऐड करना है, ये बेसिक मैथ है। जब आपके पास एक दफ़ा टोटल आ गया ना तो आपने टोटल को मल्टीप्लाई कर देना है 1.1 के साथ। 1.1 का मतलब है कि भाई वो 110% हो गया। 110% का मतलब है कि 10% उस पर सरचार्ज लग गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हमने इन सब पे लगा देना है जी एंड इफ़, सही है। एक एंड इफ़ यहाँ लगा दिया जो कि इसका है, फिर एक इसका एंड इफ़ होगा जो कि लगेगा यहाँ पे, और इसके अलावा एक एंड इफ़ और होगा, यस, एक यहाँ पे है, तो एक एंड इफ़ मैं यहाँ पर भी लगा दूँगा। तो ये हमारे पास एक पूरा क्वेश्चन हो गया जो कि सारी चीज़ें कवर करता है नेस्टेड इफ़्स के बारे में, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स के बारे में, सही है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, आपने बस कोशिश ये करनी है कि पहली बात तो घबराना नहीं है, सही है। हमारे खान साहब कहते रहते हैं ना कि घबराना नहीं है आपने, पहली बात। दूसरी बात, आपने इसको ईजी लेके चलना है और आपने सिर्फ थोड़ी देर बैठ के ये सोचना है कि भाई ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करना है। अगर आपने पहली छलांग मार देना कि यार हाँ मुझे पहली कंडीशन पता चल गई, ये तो मैं लिखूँ फिर आगे देखी जाएगी, ऐसा नहीं करना। आपने पहले क्वेश्चन को प्लान करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है। आप चीज़ें अंडरलाइन कर लो जैसे मैं कर रहा था। आप जो जितनी भी कंडीशन है उसको एक पेन से अंडरलाइन कर लो कि भाई फर्स्ट 100 यूनिट्स है वो यहाँ है, ठीक है, फिर अगली कंडीशन नेक्स्ट 100 यूनिट्स यहाँ लिखा हुआ है, तो ये दूसरी कंडीशन हो गई, फिर ये तीसरी कंडीशन हो गई, ठीक है जी। जब आपने ये सारी चीज़ें एक दफ़ा अंडरलाइन कर ली तो जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होगे आप दोबारा क्वेश्चन को देखो, आपको समझ आ जाएगी कि यार ये चीज़ें हो रही हैं इसके अंदर, सही। और जब आप इस तरह के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो बस आपने अपना अपनी प्रैक्टिस आपने बहुत ज़्यादा करनी होती है, ठीक है। आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है ना उसका एक ही तरीका होता है इम्प्रूव करने का, वो होता है प्रैक्टिस। आप जो मर्ज़ी कर लो, आप कोडिंग कर लो, मैथ कर लो, फिज़िक्स कर लो, जो मर्ज़ी कर लो, जब तक आप प्रैक्टिस सही से नहीं करोगे तब तक आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो आपकी अच्छी नहीं होंगी। हो सकता है आप कहीं इधर उधर से देख लो, किसी का आंसर देख लो या मार्क स्कीम से देख लो, यार चलो कुछ नहीं होता देखी जाएगी,
आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होंगी ना वो इम्प्रूव नहीं होंगी। हो सकता है जो क्वेश्चन है ना एग्जाम के अंदर बहुत आसान हो, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करनी आती ना तो आप कहोगे यार ये क्या आ गया मेरे सामने। सो ऑलवेज रिमेंबर कि भाई जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है ना वो आपने एक्चुअली अपनी इम्प्रूव करनी है, और वो होती हैं प्रैक्टिस के साथ। सही है, अब हम चलते हैं आगे केस स्टेटमेंट्स पे। अच्छा जी, केस स्टेटमेंट्स बेसिकली तब यूज़ होती हैं जब हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। सही है, हमने पहले जो कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो देखी थी उसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस थी। सही, तो एक उसका तरीका होता है कि आप वो यूज़ कर लो, और दूसरा तरीका होता है कि आप एक केस स्टेटमेंट यूज़ कर लो। सही है, तो अब हम यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमने केस स्टेटमेंट यूज़ करना है और हमने ग्रेड्स डिस्प्ले करने हैं बच्चों के। ठीक है, सो अगर आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल हाइपोथेटिकली राइट, आप लोग मेहनत कर लेते हैं जो कि मुश्किल लग रहा है, तो आप लोगों के पास आ जाता है ग्रेड ए। सही, अगर आ गया तो क्या डिस्प्ले करेगा प्रोग्राम, वो डिस्प्ले कर देगा एक्सीलेंट वर्क। अगर आपके पास ग्रेड बी आ गया, सही है, तो आपका डिस्प्ले कर देगा गुड जॉब। अगर आपने ग्रेड सी लिया तो नीड्स इम्प्रूवमेंट, ग्रेड डी वर्क हार्डर नेक्स्ट टाइम। और अगर कोई भी ग्रेड आ गया मतलब आप फेल ही हो गए, मतलब वो कहेगा भाई इनवैलिड ग्रेड, ये ग्रेड ही नहीं है, मतलब शर्म से डूब जाना चाहिए आपको। तो अब हमने इसको बेसिकली एक केस स्टेटमेंट की तरह लिखना है। तो यहाँ पर एक छोटी सी हमारे पास एग्जांपल है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ सिंटैक्स का, और फिर हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास ये 3-4 कंडीशंस हैं WEAD। सही है, और ये सारी यूज़ हो रही हैं आगे पीछे जाने के लिए। राइट, पोजीशन वाला जो वेक्टर है उसको चेंज करने के लिए यूज़ हो रही हैं, और अदरवाइज वाली स्टेटमेंट है जो कि ये आउटपुट कर देगा। सही है, तो एक छोटा सा ओवरव्यू है उसके सिंटैक्स का। अब हम एक्चुअल जो उसका क्वेश्चन है वो करते हैं। सो यहाँ पर जी हमारे पास एक क्वेश्चन है जहाँ पे हमने ये सारा करना है। तो हम लिखेंगे जी केस ऑफ, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल हम ले लेते हैं जो हमने पहले से डिफाइन किया हुआ है, उसके अंदर हमने इनपुट ले लिया है, उसके अंदर आपका ग्रेड पड़ा हुआ है, वो हमारे पास एक वेरिएबल है केस ऑफ ग्रेड। सही हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो पहला स्टेप है, जो पहला सिंटैक्स का तरीका, पहला जो सिंटैक्स है राइट, वो हमने लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है जी, हमने सारी कंडीशंस जो हैं वो लिखनी है। राइट, तो अगर हमारे पास जो ग्रेड है वो आ गया ए, तो हमने क्या डिस्प्ले करना है जी, हम आउटपुट करेंगे। राइट, यहाँ पे ऑब्वियसली हम डिस्प्ले का वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, जो सूडो कोड में यूज़ होता है वो आउटपुट होता है। तो आउटपुट हम कर देंगे जी यू गॉट एन ए, और एक्चुअली यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि आपने ये डिस्प्ले करना है। सो यू नो व्हाट, लेट्स जस्ट राइट दैट। सो वी विल राइट कि जी एक्सीलेंट वर्क। सही है ना। अगर हमारे पास एक और केस आ जाए भी, हमारे पास बी आ गया, किसी का बी आ गया, तो हम क्या आउटपुट करेंगे, गुड जॉब, और इसी तरह हम आगे करते रहेंगे। यहाँ पर मैंने आपके लिए सारी जो कंडीशंस हैं वो लिख दी हैं। सही है, अब यहाँ पर एक और चीज़ आपने छोटी सी नोट करनी है कि जो भी चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है वो सारे कैरेक्टर्स हैं। तो आपने याद रखना है कि जो भी आपका केस ऑफ स्टेटमेंट होती है ना, केस स्टेटमेंट से होती हैं, उसमें हमेशा जो कि है आपका कैरेक्टर यूज़ होता है। कैरेक्टर या एक नंबर यूज़ होता है, इंटीजर यूज़ होता है, सिंगल इंटीजर। राइट, आपने याद रखना है हमेशा कि आपका कैरेक्टर या नंबर यूज़ होता है। अगर आपको पूरा स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि भाई अगर इस बंदे का नाम ये है तो ये करो, अगर इस बंदे का नाम ये है तो ये करो, तो वो केस ऑफ में कभी भी नहीं आ सकता। उसमें हमेशा जो कि है सिंगल कैरेक्टर्स आते हैं। सो जब आपके पास ये आ गया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने कंडीशंस लिख दी हैं, एंड पे आ गया जी अदरवाइज़। सही है, अदरवाइज स्टेटमेंट भी ऑप्शनल होती है जैसे वो इफ एल्स स्टेटमेंट में थी। तो यहाँ पर अगर आप अदरवाइज स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं जो कि उसने क्वेश्चन में मांगी हुई है कि अगर कोई भी और ग्रेड हुआ तो आपने इनवैलिड ग्रेड डिस्प्ले करना है। सही है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा अदरवाइज आउटपुट या आउटपुट इनवैलिड ग्रेड। तो ये हमारे पास एक बेसिक केस ऑफ स्टेटमेंट आ गई, एंड लाइक ऑल अदर स्टेटमेंट्स एंड लूप्स यू हैव टू यूज़ एंड केस ओवर हेयर। सही है, उसको हमने क्लोज भी करना है, हम यहाँ पे लिख देंगे जी एंड केस। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन था केस स्टेटमेंट्स का। सो यहाँ पर जो कि है हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है,
और इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। और अगली क्लास में जो कि है मैं फर्दर वाइल लूप्स प्रॉब्ली कवर करूँगा। और ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना, और अगर कर ही रहे तो लाइक शेयर भी कर देना थोड़ा सा। और बस हाँ ही ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।